80 लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश ही तय करता है कि देश की गद्दी पर कौन बैठेगा, कौन देश पर राज करेगा। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पे चाहे क्षेत्रीय दल हो, चाहे बड़े राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय दल हो, सभी का फोकस उत्तर प्रदेश पे होता है। और शायद यही वजह है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश की धरती को चुनना पड़ा और वाराणसी से वो लगातार 2 बार लोकसभा का चुनाव जीत करके देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लेकिन उनको टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी और संपूर्ण विपक्ष एकजुट होने की तैयारी कर रहा है। कौन किसके साथ जाएगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन विपक्ष की तरफ से कोशिश जरूर हुई है कि तमाम सियासी दल जो भाजपा के खिलाफ है वो एक मंच पर आ जाए, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुए 2014 का और 2019 का, उसमें ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में परास्त करना लगभग नामुमकिन हो गया है। अगर दोनों लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी और बसपा का 2014 में वोट शेयर था वो लगभग बीजेपी के बराबर था, लेकिन 2019 में जो प्रयोग किया गया, मायावती और अखिलेश ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन वो बीजेपी को उसके आसपास कहीं छू भी नहीं पाए। एक महत्वपूर्ण बात और भी हुई उत्तर प्रदेश की सियासत में कि जिस तरीके से पहले क्षेत्रीय जो सियासी दल हुआ करते थे वो बड़े राष्ट्रीय दलों का खेल बिगाड़ दिया करते थे, इसलिए उनको साथ में लेना मजबूरी हो गई थी। लेकिन अब क्षेत्रीय दलों के लिए मजबूरी बन गए हैं वो इलाकाई राजनीतिक दल जिनका प्रभाव कुछ खास इलाकों में या कुछ खास जिलों में है। अपना दल की बात करें, अपना दल एस हो, अपना दल कमेरावादी हो, निषाद पार्टी हो, महान दल हो, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा हो, ये तमाम ऐसे सियासी दल हैं जिनका अपने अपने कुछ इलाकों में प्रभाव है, जो मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, जो भले ही आपका खेल बना ना सके लेकिन बिगाड़ने की हैसियत रखते हैं। ऐसे में जिस तरीके से राष्ट्रीय दलों की मजबूरी हो गई थी कि वो क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करे, उसी तरीके से अब क्षेत्रीय दलों की यह मजबूरी हो गई है कि वो इलाकाई राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करे। ऐसे में कौन किसके साथ जाएगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन तमाम तरीके की कोशिशें हो रही हैं। तो आज का जो हमारा बहस का मुद्दा है कि 2024 का उत्तर प्रदेश में सियासी अखाड़ा कौन किसके साथ पड़ेगा, पहाड़ा यानी कौन किसके साथ जाएगा, इस चर्चा को लेकर के आज हम अपनी बहस की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विजय उपाध्याय जी है, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा हमारे साथ मनोज यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है वो भी मौजूद है, अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी वो मौजूद है, और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ के मिश्रा जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। सवाल ये है मिश्रा जी कि अभी आपने देखा कि पटना में संपूर्ण विपक्ष एकजुट हुआ, एक लामबंदी की कोशिश की जा रही है, और खास तौर से उसमें उत्तर प्रदेश की जो भूमिका है वो बहुत कुछ तय करेगी कि विपक्ष यहाँ पर किस तरीके से एकजुट हो पाता है। हालांकि विपक्ष का जो बिखराव है वो भी आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा, और इसलिए शायद आपके लिए राहत की बात है कि कोई सूरत ऐसी नहीं बन पा रही है कि अखिलेश और मायावती दोबारा फिर से साथ आ सके। कांग्रेस किसके साथ जाएगी वो अभी खुद गफलत में। ऐसे में जो नया एक मोर्चा खुला हुआ है, मिश्रा जी आप उसको किस तरह से देखते हैं कि बीजेपी को वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है, या बीजेपी के लिए कोई ये मुद्दा कोई मायने नहीं रखता? मिश्रा जी चलिए आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। मेरा सवाल विजय उपाध्याय जी से। उपाध्याय जी, एक बड़े कैनवास पर अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष जिस लामबंद हो रहा, तो क्या उत्तर प्रदेश में जो एक कह सकते हैं कि अजय किले के तौर पर तब्दील हो चुका है बीजेपी के लिए, क्या विपक्ष की एकजुटता बीजेपी को परेशान कर सकती है? किस नजरिए से देखते हैं आप? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी सपा के पक्ष में जो मजबूती है वो ऑलरेडी एकजुटता दिखा रही है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में वोट मिले थे, 37% वोट इनको 368 सीटों पर चुनाव लड़के मिला था, 37.15। तो ये जो 37% वोट है ये बहुत कुछ कहता है। यहाँ किसी विपक्षी एकता की जरूरत नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर समाजवादी पार्टी अकेले लड़ती है तो जनता को यह तय करने में ज्यादा आसानी होगी कि एक ही पार्टी भाजपा को टक्कर दे रही है। लेकिन आप देखिए, जो महागठबंधन 2019 में विफल हुआ, उसके कारण क्या थे? उसके कारण थे कि जनता को भरोसा ही नहीं था कि ये साझा मिलकर लड़ रहे दल क्या रिजल्ट आने के बाद भी साथ में रहेंगे कि नहीं। जैसे नीतीश कुमार के सबसे खास सहयोगी पीके, वो कहते हैं कि वो कभी भी बीजेपी में वापस जा सकते हैं, बीजेपी के साथ वापस जा सकते हैं। तो ये एक अनिश्चितता है, क्योंकि इतनी बार दलों के गठबंधन बने और टूटे हैं कि जनता का उसपे से भरोसा उठ गया। इसीलिए सन 85 के बाद 2014 में बहुमत की सरकार बनी, और ये जो गठबंधन का दौर था 89 से लेकर और 2009 तक, ये गठबंधन का दौर खत्म हो गया। इस बात को अगर राजनीतिक दल समझते हैं तो निश्चित तौर पे
उनको फायदा मिलेगा। अगर राजनीतिक दलों को लगता है कि नहीं साझा एकता से कुछ बात बनने वाली है, तो बिहार में तो इसका असर हो सकता है, क्योंकि बिहार में त्रिकोणीय लड़ाई है, उत्तर प्रदेश में आमने सामने की लड़ाई है। भाजपा के पास अपने 255 सहयोगियों के साथ 274 और समाजवादी के पास और बीजेपी के पास 43% करीब वोट बीजेपी का और 41% उनके कुनबे का मिलाइए स्टेट लेवल पे तो 41% समथिंग होता है। तो उत्तर प्रदेश में तो बंटवारा साफ है, यहाँ तो दलों की कोई जरूरत नहीं गठबंधन की। मेरा ऐसा मानना है कि जिस पार्टी को मजबूती से लड़ना है, चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो या सपा हो, इनको अपनी मजबूती जनता के सामने पेश करनी चाहिए। अब कांग्रेस के पास 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, 1 लोकसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। बसपा के पास 10 लोकसभा सीट जो हैं वो 2019 की दी हुई हैं सपा बसपा अलायंस की वजह से, और उस समय सपा बसपा आरएलडी के साथ 12 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस भी उनके साथ थी। वहां भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया, उसमें से 4 या 5 सीटें 4 सीटें ही शायद जीत पाई थी। तो ये जो अलायंस है, ये एक इसका पायलट प्रोजेक्ट 19 में फेल हो चुका है। मेरा ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जनता कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहती कि किस सीट पे किसको वोट करे। अगर विपक्ष कोई एक पार्टी अकेले, जैसे समाजवादी पार्टी अकेले टक्कर देने की कोशिश करती है, तो मैं उसे सबसे बेहतर स्थिति मानता हूं, और ये मेरा राजनीतिक विश्लेषण है। अब पार्टियां एक हो जाएं तो उनकी चॉइस है, वो एक होगी तो क्या होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इसका झगड़ा शुरू हो जाएगा तो जनता कंफ्यूज हो जाएगी। जनता को लगेगा करे हम तो इनके साथ जाएं कि न जाएं, हमारी सीट किसके खाते में जा रही है, कांग्रेस के खाते में जा रही, बसपा के खाते में जा रही है, आरजेडी के खाते में जा रही है, या बसपा क्या किसी और दल के खाते में जा रही है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि जनता वोट देते समय स्पष्ट है। 2007 से उत्तर प्रदेश की जनता विधानसभा में बहुमत दे रही है, 2014 से लोकसभा में बहुमत दे रही है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए 2004 से और 14 के दरमियान जो साझा सरकार केंद्र में चली थी, उसके चलते उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा दोनों कमजोर हुई लोकसभा में, और कांग्रेस मजबूत हुई 2009 में। लेकिन कांग्रेस अपनी मजबूती कायम नहीं रख सकी, वो फिसल गई। वहां से 22 सीटें जीतने के बाद वो एकदम से धड़ाम से नीचे आके 2 सीट पे 14 में पहुंच गई। तो अगर साझा गठबंधन की बात है तो उत्तर प्रदेश का मैदान तो ऐसे ही सपा के फेवर में खड़ा है। और अगर साझा करते भी हैं तो सीटें अभी घोषित कर दें, 10 दिन में गठबंधन करके सीटें घोषित कर दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो साझा में काम बाझा होगा और नुकसान होगा गठबंधन का। मनोज यादव जी, जैसा कि विजय जी जिक्र कर रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है आपकी, आप गठबंधन के लिए आप हाथ बढ़ा रहे हैं, जबकि आप सीधे तौर पर टक्कर दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव, जिसमें आप सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थे। तो आखिर किस बात का मन में डर है या क्या भ्रम है कि गठबंधन करना आपकी मजबूरी हो रही है? देखिए, निश्चय ही विजय जी ने जो विश्लेषण किया है वो उनका अपना विश्लेषण है, और कुछ बातें से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं, व्यक्तिगत तौर पे भी और पार्टी के भी लाइन पे। लेकिन सारी बात राजनीतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे विजय जी सोच रहे हैं। मैं इस बात से ना इत्तेफाकी रखता हूं। कारण यह है, बड़े सिनेरियो पे गठबंधन हुआ है, सारे दल एक साथ बैठे हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, समाजवादी पार्टी हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, सारे दल लगभग एक साथ आए हैं, और आने का एक बड़ा मकसद है। और उस बड़े मकसद में समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रह सकती है उत्तर प्रदेश में, वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं, और 80 लोकसभा सीटों पे अगर समाजवादी पार्टी लालच करती है कि हम सबसे ज्यादा लड़ें और हम ही सबसे ज्यादा हमारे सांसद जीते, तो ये एक हमारी राजनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन गठबंधन के सिनेरियो में ये हम समझ में आ रहा है कि जो भी राजनीतिक दल हैं, सबसे पहले मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आजमगढ़ के बयान का जिक्र करूंगा। उन्होंने आजमगढ़ के अपने दौरे पे कहा कि जिस भी राजनीतिक दल को गठबंधन करना है वो अपना विधान लोकसभा क्षेत्र और अपना प्रत्याशी बताए, और उस पर विचार किया जाएगा कि उस सीट पे वो व्यक्ति बेहतर चुनाव लड़ सकता है अथवा नहीं। ये सभी राजनेताओं को लगभग पता होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार का चुनाव का मोड क्या है ये सभी को मालूम है। गलती क्या है उत्तर प्रदेश में जो जिक्र 2019 का कर रहे हैं विजय जी, उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया पूरी ईमानदारी से। हमारा तो मंतव्य था कि मायावती जी प्रधानमंत्री बने। अगर उत्तर प्रदेश में 65 सीटें जीत जाती तो निश्चय ही कोई बड़ी बात नहीं थी कि बीजेपी के लिए रास्ते इतने आसान ना होते। लेकिन चूंकि वहां पे बेईमानी हुई, और बेईमानी इस बात की हुई कि समाजवादी पार्टी के वोटर ने बीएसपी के वोटर को पूर्णतः सपोर्ट किया और बेहतर तरीके से सपोर्ट किया,
और आपने पाया कि वो 0 से 10 सीटों पे पहुंच गई। लेकिन समाजवादी पार्टी 5 सीटों पे थी और 5 सीट पे ही रह गई। बीएसपी के वोटर्स का सपोर्ट नहीं मिला, वो ट्रांसफर हुआ बीजेपी में। तो ये कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ गलत हुआ। अब ये गलती किसकी थी, किसके इशारे पे ऐसा हुआ, ये बसपा को सोचना चाहिए था। एक उदाहरण इसमें जोड़ के चलूंगा तो आपको बेहतर बात समझ में आएगी। जब हम गोरखपुर का चुनाव लड़ रहे थे, उपचुनाव, तो गोरखपुर में क्या हुआ, मायावती जी का इशारा हुआ कि बीजेपी को हराना है, और इशारे से यह हुआ कि जो परंपरागत रूप से गोरखपुर बीजेपी की सीट थी वो बीजेपी हार गई, बुरी तरीके से हार गई। वहां पे एक जो फाइट हुई, जो एक डिसीजन हुआ, वो फेथफुली हुए और हम चुनाव जीत गए। लेकिन अगर गठबंधन हो के कार्यकर्ता, नेता और वोटर्स का समायोजन सही तरीके से, ईमानदारी से ना हुआ तो गठबंधन का कोई मतलब नहीं बनता। ये मैं भी इस बात को मानता हूं, चाहे वो कांग्रेस से गठबंधन हो, चाहे आरएलडी से हो या किसी और राजनीतिक दल से हो। मेरा ये मानना है कि वो ईमानदारी के साथ गठबंधन करें और उसका पालन करें। वो जो भी दिया जाता है किसी पार्टी को होने के लिए, वो सारी चीजें करेंगे तो वो गठबंधन का बेहतर रहेगा। बीजेपी मौजूदा परिस्थितियों में डरी हुई है, बीजेपी के पास कोई वे नहीं दिख रहा है। वो गठबंधन पे, जैसे कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश से हमला किया है, नेताओं को, नेताओं के पुत्रों को जिस तरीके से हमलावर हुए हैं, वो नरेंद्र मोदी जी का डर है। बीजेपी को घबराहट है 37% बनाम 63% वोट की। मानस जी, इस बात को समझिएगा कि हो सकता है किसी जगह पे वोट का सिस्टम विपक्ष के पक्ष में ना बन पा रहा हो, लेकिन जब हम ओवरऑल 500 से ज्यादा सीटों पे देखेंगे तो वो गठबंधन के पक्ष में ही जाता नजर आएगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी, आपका स्वागत है। मेरा सवाल आपसे सीधे सीधे तौर पर ये था कि जिस तरीके से जो विपक्ष एकजुट हो रहा है, क्या बीजेपी की राह में रोड़ा अटकाया जा सकता है? क्या विपक्ष अगर एकजुट होता है तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है? जैसा मनोज जी कह रहे हैं कि बीजेपी के मन में भय है, तो क्या वास्तव में ऐसा कुछ है, या आपको लगता है कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस आपकी रही 2014 और 19 में, आप उससे आगे निकल जाएंगे? सवाल अंशु अवस्थी जी से ले लेते हैं। अंशु जी, आपसे सीधा सवाल ये है कि कांग्रेस की अगर आप स्थिति देखें तो जिस तरह की स्थिति 2009 में थी, एक उम्मीद जगी थी जब आप 21 लोकसभा सीटें जीत करके आए थे, लेकिन 2014 के बाद से आप देख रहे ग्राफ लगातार गिर रहा है, और राहुल गांधी भी अपनी सीट हार के, अब आपके पास उत्तर प्रदेश में लोकसभा की एकमात्र सीट है, वो है रायबरेली। क्या रणनीति है आपकी, किसके साथ गठबंधन करने जा रहे हैं? क्योंकि प्रयास आपकी तरफ से भी हो रहे हैं, दो तरह की चर्चाएं हो रही हैं। एक ये हो रहा कि आपकी बातचीत मायावती से चल रही है, दूसरा ये कि इस बीच में शायद, जैसी खबर है कि ओवैसी से भी संपर्क किया गया ताकि मुस्लिम मतदाता आपके साथ जुड़ सके। क्या इसमें हकीकत है, ये आपसे जानना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि गठबंधन जो विपक्ष का हो रहा है, उसमें आपकी क्या भूमिका होने जा रही है उत्तर प्रदेश के लिहाज से? मानस जी, देखिए, राजनीति में उदाहरण लिए जाते हैं, ठीक है, पिछले उदाहरण में हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन जो वोटर है और जो एक अलग अलग वर्ग के लोग हैं, वो हमेशा राजनीति में देखते हैं कि कौन पार्टी किस चुनाव के समय सक्रिय थी और किसने हमारे मुद्दों पर बात की, किसने हमारे मुद्दों पर लड़ाई लड़ी। उसके साथ में जो सामाजिक गठबंधन कैसे हो, जो सामाजिक रूप से, और उसके साथ जो राजनीतिक है। तो कांग्रेस पार्टी पिछले 9 सालों से जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, कोई मुद्दा हो, चाहे नौजवानों के विषय पर हो, किसानों का हो, या कोई भी हो, हम उन सब पर बहुत मजबूती से फ्रंट लाइन में आगे आकर लड़े हैं। और लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि इतनी सख्ती से, इतनी तानाशाही से सरकार को चलाती है, उनसे कांग्रेस पार्टी है जो लगातार लड़ रही है। तो लोगों को कहीं ना कहीं उनका जो रुझान है वो हमारे प्रति बढ़ा है। और चुनाव में, किसी इलेक्शन में हम आगे होते हैं, किसी में पीछे। विजय उपाध्याय जी ने जो उदाहरण दिया वो सही है, लेकिन उससे पहले का एक और उदाहरण है कि 98 में हम उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं पाए थे। उसके बाद 2004 में हम 9-10 सीटें जीते और 19 में हम 21 तक चले गए। तो ये उतार चढ़ाव राजनीति में चलता रहता है, हम इसे स्वीकार करते हैं,
लेकिन हमारी स्थिति अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव में हम जा रहे हैं उसमें काफी बेहतर है, संगठन स्तर पर भी, नेतृत्व स्तर पर भी। और जो भाजपा ने लोगों को बहुत से सपने दिखाए थे, सब्ज-बाग दिखाए थे, अब लोगों का मन भर गया। तो देखिए, वोट देने के कई कारण होते हैं। एक तो ये कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में हमारा संगठन है, हमारा स्ट्रक्चर है, हमारे पास लीडरशिप है, हमने देश को अच्छे अच्छे काम करके भी दिए हैं। हाँ, ये ठीक है कि 2014 के चुनाव में हमारा परिणाम बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने एक जनादेश दिया और स्पष्ट जनादेश दिया, और ये अच्छा हुआ, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कई बार अपनी सरकार में कहा कि हम उतने मजबूत नहीं हैं, तो वो बहानेबाजी कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास नहीं है। तो ऐसे में जब कुछ काम नहीं हो पाया और हमने लड़ाई लड़ी, तो लोग अब विकल्प के रूप में हमें देख रहे हैं। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि नुकसान ना हो, क्योंकि 2019 का जो चुनाव था उसमें 13 करोड़ वोट कांग्रेस पार्टी को मिले थे, लगभग 13 करोड़। 22 करोड़ वोट मिला था जो विपक्षी क्षेत्रीय दल है पूरे देश में, 23 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तो ऐसे में जो 35 करोड़ वोट ये इकट्ठा हो रहा है लगभग, और ये अब जो एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ, तो ये बढ़कर और बढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो देश के संविधान के लिए या देश के लिए जरूरत है, तो हम सब बढ़कर आगे आए और एक साथ चुनाव लड़े। तो ऐसे में जो सामंजस्य है राजनीतिक दलों के साथ, लगभग सबसे जो लाइक माइंडेड है उनसे बात चल रही है, और ये सभी की इच्छा है, सिर्फ हमारा भी प्रयास है। राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम सभी राजनीतिक दलों से बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसा गठबंधन बने क्योंकि जनता भ्रमित ना हो। विजय उपाध्याय जी ने जो बात कही वो भ्रमित वाली बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन गठबंधन होने से भ्रमित होगी, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि कई बार लोगों को ये लगा कि बहुत अच्छा कैंडिडेट है लेकिन जीत नहीं रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी आपका नुकसान कर रही है या दूसरे दल कर रहे हैं। तो जब आमने सामने 2 पर 2 लड़ाई होगी, और जहां पर 2 पर 2 लड़ाई हुई है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, हमने चुनाव जीते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान है, आपके सामने परिणाम होगा। हम तो जरूर ये बात कहते हैं कि हमारा चुनाव बहुत अच्छा वहां पर होने जा रहा है और हम जीत रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं। तो 2 पर 2 जब इलेक्शन होगा तो यकीनन जनता के पास एक अच्छी चॉइस होगी, कोई भ्रमित जैसी स्थितियां नहीं है, और हमें पूरा भरोसा है कि ये अच्छे से सीटों का बंटवारा हो, आपस में एक अच्छा तालमेल हो, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो इस गठबंधन का, हम देश के सामने उस मैनिफेस्टो को रख सकें जिससे लोगों को समझ आ सके। और जनता जब विकल्प चुनना चाहती है मानस जी, तो 77 में हमारी इतनी बड़ी सरकार थी, उसको भी उसने वापस किया, और बहुत से राजनीतिक दलों ने अपना एक जनता पार्टी की सरकार बना ली। तो जनता के मन में बदलाव का मन है, और जब बदलाव का मन बन जाता है तो कोई भ्रम नहीं रहता है। ठीक है, एक बार फिर से हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। कौशल जी, सीधा सवाल आपसे यही था कि जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है, विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के रास्ते को रोकने में वो कामयाब हो जाएगी। हम उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में अगर बात करें, तो विपक्ष का जो गठबंधन तैयार हो रहा है, जिसकी एक बैठक पटना में हुई, आपके मन में कोई भय है, कोई शंका है? क्या विपक्ष जो एकजुट हो रहा है, क्या वो बीजेपी का जो रथ है उसको रोकने में कामयाब हो पाएगा? मानस जी, क्या अभी हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ मानस रही है। जी, तो मानस जी, पहले तो ये देखिए कि स्वस्थ लोकतंत्र में अगर विपक्ष एकजुट होता है और एक साथ आता है तो बिल्कुल सही बात है कि सत्ताधारी पक्ष के लिए समस्या होती है। लेकिन मानस जी, यहाँ बड़ी खास बात यह है कि यहाँ विपक्ष का गठबंधन तो है नहीं, ये कुछ परिवारों का गठबंधन हो रहा है, जहाँ पे शादी की चर्चा होती है, जहाँ पे बारात में जाने की बात होती है, और इसके अलावा कुछ भ्रष्टाचारियों का गठबंधन हो रहा है। जितने लोग उस दिन बैठे थे पटना में, लगभग सभी के ऊपर, लगभग मैं बोल रहा हूँ, मेजॉरिटी की बात है, हो सकता कुछ एक्सेप्शंस हो, सभी के ऊपर किसी न किसी तरीके से जो मेन पार्टी है उनके अपने लोग अभी बेल पे चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार के मामले में ही बेल पे चल रहे हैं। तो या तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी आपराधिक मामलों में बेल पे चल रहे हैं, या उन सारे भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। तो जनता का गठबंधन भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं हो सकता। जनता बहुत समझदार है, जैसे हमारे मित्र बोल रहे थे, और भारत का मन जानना बहुत जरूरी है। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि विपक्ष में जो मेजर पार्टियां हैं वो
या तो भारतवर्ष की जनता का मन नहीं समझ पा रही हैं, या वो तुष्टीकरण और जाति की राजनीति में इतना फंस चुके हैं कि उन्हें भारतवर्ष का मन समझना चाहत नहीं रही। उन्हें डर है कि उनका वोट बैंक खसक जाएगा। तो एक तरफ वोट बैंक की राजनीति वालों का ध्रुवीकरण हो रहा है, परिवारवादी पार्टियों का ध्रुवीकरण हो रहा है, भ्रष्टाचार से ग्रसित पार्टियों का ध्रुवीकरण हो रहा है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश में, किसी भी लोकतंत्र में जो भी सत्ता पे, उन्हें डरना चाहिए। दूसरे, जिस तरीके से 2014 से लेकर आज 23 की अगर हम बात करते हैं, काम पे चुनाव लड़ा जाता है, आपने क्या परफॉर्म किया है, जनता आपसे खुश है या नहीं खुश है, या यूं कहें कि क्या आपने इतने खराब काम किए कि जनता आपको बदल दे, ये सोचने की बात है। मुझे लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश को लेते हुए अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें, तो जिस तरीके से 11वीं इकॉनमी से आज हम 5वीं इकॉनमी बन गए हैं, और अभी डेटा आएगा, मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि हम 4थी इकॉनमी बन जाएंगे। और जिस तरीके से उसमें उत्तर प्रदेश का एक खास योगदान है 1 ट्रिलियन इकॉनमी बन के आने का। इसके अलावा एक क्रॉस द कंट्री जो जाति और धर्म और किसी भी ग्रुप से ऊपर उठ करके एक नया वर्ग बना है, जिसको हम लाभार्थी वर्ग कहते हैं, जिसमें सिर्फ ये नहीं है कि क्या है, उसमें एक पूरा देश में, आपने भी सुना है, समाजवाद में एक बड़ी चीज है कि एक गरीबी और अमीर दो ही सेक्शन होते हैं सोसाइटी में, जिसमें जो लोग आज समृद्ध हैं, जो आज बेहतर हैं, जो आज कुछ खर्च कर सकते हैं, जो पे कर सकते हैं, वो दे रहे हैं। और बीजेपी और भारत की सरकार आज एक माध्यम है, कुछ दिए हुए को बाकी लोगों को बांट रही है, जिससे वो सब उनके बराबर आ जाए। यानी कि पूरे समाज को एक बराबर लाने के लिए जो लाभार्थी वर्ग बनाया गया, इसकी कोई कॉट विपक्ष के पास नहीं है। विपक्ष में अगर हर नेता को देखा जाए तो लगभग सभी पार्टियों की बात, मैं लगभग कह रहा हूं, कोई अपने पर्सनल ले, लगभग सभी पार्टियां या तो किसी जाति विशेष, धर्म विशेष के साथ जुड़ी हैं, उनके साथ हमेशा एक तुष्टीकरण का एडिशन रहा है। यानी कि अगर मैं एक लाइन में बोलूं, किसी मीडिया वाले ने ही कहा था कि भारतीयों को तोड़ो और माइनॉरिटीज को जोड़ो के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ आज भारत को 5वीं इकॉनमी बना चुका है। वादा है कि उसे 3री, और आगे चल के भगवान ने चाहा और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो पहली इकॉनमी तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ सारे लोग मिलकर के मोदी हटाओ की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम भारतवर्ष को डेवलप कंट्री बना करके विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। तो दोनों की सोच में फर्क है। वो सिर्फ मोदी हटाना चाहते हैं और हम देश का उत्थान करना चाहते हैं, सभी को एक साथ जोड़ने का काम करना चाहते हैं, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके। लेकिन मिश्रा जी, मैं इससे पहले मनोज जी के पास जाऊं और विजय जी के पास जाऊं, एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। देखिए, ओम प्रकाश राजभर से लगातार आपकी नजदीकियां जग जाहिर हो रही हैं। आपके साथ ही थे वो, उसके बाद वो अखिलेश यादव के साथ चले गए। अखिलेश यादव को बाद उन्होंने कहा कि वो इसी कमरे से निकलते नहीं है। अब वो फिर भारतीय जनता पार्टी के करीब आ रहे हैं। बीजेपी के पास पहले ही से एक गठबंधन है जिसमें अपना दल है, जो बहुत बड़ी, जो कुर्मी जो वोट बैंक उसका वो प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी तरफ आपके पास निषाद पार्टी के संजय निषाद है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि आप जातियों को जोड़ने के लिए छोटे छोटे दलों का सहारा नहीं ले रहे हैं? आप ओम प्रकाश राजभर से भी हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे हैं, आप संजय निषाद आपके साथ है, आप अपना दल भी आपके साथ है। तो अगर विपक्ष कोई गठबंधन खड़ा कर रहा है जातिगत आधार पर ही सही, तो उसमें आपत्ति क्या है, या क्यों उसमें परेशानी है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं विपक्ष गठबंधन करा है, पर विपक्ष गठबंधन करा किस चीज पे रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूं, पर आपने जो कहा, हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ जितने मेरे मित्र बैठे हुए हैं, सभी लोग के लिए दरवाजे भारतीय जनता पार्टी खुले हैं। सिर्फ विचारधारा बदलने की तो बात है। आप यही देखिए, यही मौर्य जी थे जो भारतीय जनता पार्टी में थे तो राम राम करते थे, जब से समाजवादी पार्टी में गए तो अपनी रामचरितमानस नहीं लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो विचारधारा की लड़ाई है, न किसी जाति की लड़ाई है, न किसी धर्म की लड़ाई है, न किसी इंडिविजुअल की लड़ाई है। ये एक विचारधारा की लड़ाई है। मैं तो सब लोगों को इनवाइट करता हूं, आइए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा लीजिए, सबका साथ सबका विकास में आपके जो मंथन चल रहा है, इसमें मंथन में पार्टिसिपेट लीजिए। आगे अमृत निकलने वाला है और अमृत पूरे देश में बटेगा। तो मैं तो मनोज जी को भी बुलाना चाहता हूं, अपने अंशु जी को बुलाना चाहता हूं, सभी को बुलाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि बात देश की हो रही है। जब हम देश की बात करते हैं तो पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर विचारधारा साथ है तो सबका स्वागत करती है भारतीय जनता पार्टी। मैं यही कहना चाहता हूँ। बताइए मनोज जी, आप कुछ कह रहे थे, लेकिन सवाल आपके लिए भी
यही है कि आपकी भी मजबूरी है कि आप तमाम छोटे छोटे दलों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को किस तरीके से आपने गले लगाया, कैसे आप विधानसभा के पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ रहे, आपके राष्ट्रीय नेता उनके साथ में रहे, और आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके का टकराव है। आपने भी अपना दल जो कमीरावादी है उनको अपने साथ में लिया और बाद में सिराथू से चुनाव भी लड़वाया, पल्लवी पटेल वहां से जीत करके भी आई। तो कहीं ना कहीं मजबूरी तो आपकी भी है कि आप बीजेपी से अगर आपको मोर्चा लेना है तो आपको गठबंधन के लिए आगे हाथ बढ़ाना ही पड़ेगा। दूसरा जो सवाल खड़ा किया अभी बीजेपी के हमारे साथी में, वो ये कह रहे हैं कि ये तो कुछ परिवारों का गठबंधन है, कुछ परिवार आपस में मिल गए, वहां पर इस तरीके की चर्चा हो रही है। देखिए मानस जी, बीजेपी के जो सवालात हैं वो सवालात का जवाब तो देना विपक्ष का धर्म है, क्योंकि हम सत्ता में ना होते हुए भी सत्ता की तरह ही रिएक्ट करते हैं। क्योंकि सवाल हमसे सरकार पूछती है, हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो हम पे आरोप लगते हैं। पहली बात ये पूछी गई कि हम परिवारवादी लोग हैं, तो बीजेपी के परिवार पे मैं तो टिप्पणी नहीं करूंगा और ईश्वर से एक कामना करूंगा कि जो लोग परिवार को नकारात्मक समझते हो, ईश्वर उनको परिवार से विमुक्त रखे। मैं ऐसी कामना ईश्वर से करता हूं। बीजेपी में अनुप्रिया पटेल परिवारवाद का प्रतीक है कि नहीं, संजय निषाद प्रतीक है कि नहीं, इससे पूर्व में जितने भी राजनीतिक दल रहे वो परिवारवाद का प्रतीक है कि नहीं। अगर बीजेपी इन सारे राजनीतिक दलों को जो परिवार का प्रतीक है उनकी पार्टी में, कहीं बाप है, कहीं बेटा है, कहीं पत्नी है, कहीं पति है, कहीं ये है, मैं बीजेपी के परिवारवाद की बात नहीं करता हूँ। बीजेपी का परिवारवाद आरएसएस का है, उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता ही नहीं। वो बहुत बड़ा परिवार है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं बनती है, कोई संविधान की धारा भी नहीं लागू होती है। आप अगर इन सबको हटा दो तो ये सवाल हमसे पूछो, हम जवाब देंगे। आप प्रधानमंत्री जी पूछे, हम जवाब देंगे। लेकिन अगर आपके पास सारे परिवार हैं और विश्वगुरु का चेहरा है, परिवार की आवश्यकता भी है, तो आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप हमसे ये सवाल पूछो। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, समाजवादी पार्टी गठबंधन क्यों करे और क्यों ना करे। भैया हम तो विपक्ष में हैं और विपक्ष के लोग सत्ता में आना चाहते हैं, और सत्ता में आने के लिए जो भी रास्ता दिखेगा उस रास्ते पे जाने का प्रयास विपक्ष के लोगों को करना चाहिए। सीधा सा फार्मूला है मानस जी, इसमें किसी तरीके का कोई संशय नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी जो गठबंधन बनने का एक प्रयास किया जा रहा है वो इसलिए है कि बीजेपी ये मैसेज देने का प्रयास करती है। अगर अभी हम सब अलग अलग लड़ रहे होते तो प्रधानमंत्री मोदी जी भोपाल में बोल रहे होते, स्पीच ऑफ मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोल रहे होते, ये सारे अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, मुझसे क्या लड़ पाएंगे, ये एक हो गए, सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए, 20 लाख करोड़ का घोटाला किया। अरे भैया प्रधानमंत्री मोदी जी, आप 20 लाख करोड़ का घोटाला करने वाले विपक्ष पे 10वें साल खामोश हो, क्यों? क्या मजबूरी है? आपको कोई डर है? आपको लगता है कि अगर विपक्षियों पे ज्यादा कार्रवाई हो जाएगी तो आपकी सत्ता गिर जाएगी? ऐसी कोई बात हो तो स्पष्ट करो। दरअसल में भाजपा मानस जी करने का ये प्रयास कर रही है कि वो मुद्दों को डाइवर्ट करने का, पूरी तरीके से एक सामंजस्य बनाने का प्रयास कर रही कि मोदी जी परिवारवाद पे टिप्पणी कर दें, मोदी जी भ्रष्टाचार पे विपक्ष के टिप्पणी कर दें और उसी पे जनता उलझ के रह जाए। जो देश की मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं से विरक्त हो जाए। सबसे बड़ी बात, इस देश में पिछड़ों को उनका हक नहीं मिला, जो मिला वो समाजवादियों की देन थी। समाजवादी पार्टी से लेके और जितनी भी समाजवादी विचारधारा के लोग थे उन्होंने दिया। कांग्रेस का भी उसमें कहीं कहीं योगदान है, उसके लिए भी हम नहीं बिल्कुल अलग। शैक्षिक रूप से जो आरक्षण मिला पिछड़ों को, उसमें अर्जुन सिंह जी का हाथ है, उसमें हम उनको धन्यवाद देते हैं। तो जो पिछड़ा प्रधानमंत्री इस देश को मिला पहली बार, क्योंकि इससे पहले जो पिछड़े बने भी होंगे उन्होंने कभी कहा नहीं, तो उस मतलब पिछड़े के अधिकारों पे एक शब्द ना बोलने वाले पिछड़े प्रधानमंत्री को यह मालूम हो गया मानस जी कि अब पिछड़ा जग गया, वो अपने अधिकार की मांग कर रहा है। अब बीजेपी इससे बेचैन है तो वो पसमंदा मुसलमानों पे जा रही है। इस तरह की इतनी घटनाएं घटित हो गई हैं देश में कि बीजेपी पूरी बेचैन है। आरएसएस का वो ऑर्गेनाइजेशन का जो अभी एक लेख आया था वो इस बात की पुष्टि करता है कि मोदी का जादू अब नहीं चलने वाला, अब तमाम नए और सेगमेंट तैयार करने पड़ेंगे। पसमंदा मुसलमान और मुसलमानों को जो लॉलीपॉप दिखाई जा रही है वो इसका एक अभिन्न अंग है।
कि जो बैकवर्ड से हमें नुकसान हो रहा है, जो दलितों से हो रहा है, उसको हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पसमंदा मुसलमानों का वोट लेने का प्रयास करें। ये बीजेपी की रणनीति है। अभी मुसलमानों पे भी हमला किया गया, बातें कही गई कि हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं। मेरे दो सवाल हैं सीधे और ईमानदार, दो सवाल है। एक ऐसा सवाल है जो उसका जवाब आप बीजेपी से ले लीजिएगा। एक ही सवाल कर लेते हैं। देखिए, इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी प्रधानमंत्री हुए, कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान की यात्रा करने नहीं गया। 2 प्रधानमंत्री पाकिस्तान की यात्रा करने गए, वो बीजेपी के हैं। मैं अगर राइट तो रॉन्ग हूंगा तो मुझे राइट कर देगा पैनल। दूसरा, जितनी बार मुसलमानों का इस देश में नाम मानस जी बीजेपी लेती है, दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं लेता है। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात। दिन रात मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद की बात करने वाले जब विदेश जाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि देश का कोई और प्रधानमंत्री विदेशों में जाके मस्जिदों में घूमता हो। मुझे तो नहीं कोई आज तक दृश्य दिखा। तो ये मुसलमानों से प्यार है कि मुसलमानों का इस्तेमाल करने का तरीका है, डाइवर्जन है कि जोड़ने का तरीका है? ये सारी बात बीजेपी से आपको पूछनी पड़ेगी। मैं बस इसी सवाल को मैं विजय जी के पास जाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अंशु जी से भी सवाल ले लूंगा। विजय जी, अगर पिछले कुछ समय से आप पैटर्न देख रहे हैं तो आप देखते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जो मुस्लिमों का जो वोट करने का पैटर्न है बिल्कुल अलग हो जाता है। विधानसभा चुनाव में वही मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ होता है, लेकिन अगर आप 2004 से लगातार आप देखेंगे तो वही मुसलमान कांग्रेस के साथ हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को केंद्र में आने से रोक सकती है। लेकिन अगर आप अभी विधानसभा के चुनाव जो अभी पीछे जो गुजर गए, आपने देखा कि विपक्ष का जो बिखराव था उसने कितना डैमेज किया, किस तरीके से बीएसपी ने तमाम बड़े मुस्लिम उम्मीदवार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतारे, जिसकी वजह से जहां पर लोग ये कह रहे थे कि वहां पर बीजेपी चुनाव हार जाएगी, वोटों का ऐसा बंटवारा हुआ कि समाजवादी पार्टी को वहां पर जीतना मुश्किल हो गया और बीजेपी वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके आगे आ गई। तो आपको लगता है कि जो अभी जो जिस तरीके से मुसलमानों पर बीजेपी काम कर रही है, पसंदीदा मुसलमानों पर, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते से मुस्लिम वोट बैंक छिटक करके बीजेपी के पाले में चला जाएगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बारे में ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि विधानसभा में इनकी पसंद समाजवादी पार्टी है और लोकसभा में इनकी पसंद कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस जहां ताकतवर होगी वहीं वोट देंगे। इससे बड़ा मुसलमानों का जो एजेंडा है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट करेंगे। तो जब भी कंफ्यूजन होता है तो वोट उनका बढ़ जाता है कि कौन बीजेपी को हरा रहा है, क्योंकि लोकल लेवल पे अंदाजा लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने 100 से ज्यादा प्रत्याशी मुस्लिम उतारे थे और सबसे ज्यादा मुस्लिम जीते हैं अगर उत्तर प्रदेश में तो 68 विधायक 2012 में जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। देखिए, मुस्लिम पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। मुस्लिम पॉलिटिक्स में जो एजेंडा है वो बिल्कुल भी बीजेपी को पसंद नहीं करते। बीजेपी की नीतियों को, बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, बीजेपी के मंदिर बनाने के वादे को, बीजेपी के समान नागरिक संहिता को, तमाम चीजों को बिल्कुल नहीं पसंद करते। वो अपनी शर्तों पर राजनीति करना चाहते हैं, राजनीतिक मदद देना चाहते हैं और जो पार्टी उनकी शर्तों को मानती है वो उसी के साथ जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2014 से जो माइनॉरिटी है वो अलग थलग है। ये एक और पीड़ा है उनकी कि जो माइनॉरिटी हार जीत तय करती थी, अचानक उसके बगैर राजनीति हो रही है, उसके बगैर चुनाव जीते जा रहे हैं और उसके बगैर सरकारें बन रही हैं और बहुमत से बन रही हैं, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो। तो उनकी पीड़ा तो दूसरी हो गई। वो पूरा डिस्कोर्स ही एक्चुअली जो दल हैं, मैं कहूंगा गैर बीजेपी वाले दल, उन्होंने उनको एक ऐसा भाई मान लिया है जिसकी हर शर्त हमें पूरी करनी होगी, चाहे वो जायज हो, नाजायज हो, 14वीं सदी की हो, 13वीं सदी की हो, हम सब पूरा करेंगे। तो उनके साथ होते हैं। वो शाहबानो केस आप देख लीजिए, उसके बावजूद राम मंदिर मामला जब आगे बढ़ा तो कांग्रेस के साथ छोड़ दिया उन्होंने। उत्तर प्रदेश में मुसलमान से सरकार नहीं बनने वाली। अगर या मुसलमान के सहारे कोई अगर बीजेपी को हराना चाहता है तो ये बहुत बड़ी गलती है। और अगर विपक्षी एकता मुसलमानों का वोट एकजुट करने के लिए होती है तो ये बहुत बड़ी विपक्षी गलतफहमी है, वो बुरी तरह हार जाएगा। और जैसे ही ये मैसेज समाज में गया कि विपक्ष मुस्लिम वोट को एकजुट करने के लिए एकजुट हो रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुसंख्यक अपने आप किनारे हो जाए, क्योंकि गंगा में बहुत पानी बह चुका है, चीजें बहुत बदल चुकी हैं। 10 साल की सरकार यूपीए की और 9 साल की अभी की एनडीए की जो सरकार है, इन सरकारों के दौर में चीजें इतनी बदली हैं कि उसको समझ पाना बड़ी टेढ़ी खीर है।
आजकल आप गांव में भी जाएंगे तो लोग दो बातें उत्तर प्रदेश में कहते हैं। मेरा एक अपना गरीबों के बीच में बातचीत है, बड़ा सर्वे नहीं है, 10-20 लोगों से मेरी बात है, लेकिन उससे जो अंदाजा लगता है, गांव में एक गरीब कहता है भैया हमको कोई पीड़ा नहीं पहुंचाता, कोई हमें सताता नहीं, ये उनके शब्द हैं। दूसरा भैया हिंदू हिंदू चल रहा है। तो जब आप आज जिसको दलित कहते हैं आप, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, जिसको दलित कहते हैं वो भी कहता है भैया कोई जात पूछता है कौन सी जात है, कहता है हिंदू है। तो एक अलग तरीके का फेनोमेना है, तो इस बात को समझना भी जरूरी है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि गठबंधन की राजनीति 89 में हुई, कांग्रेस विपक्ष में भी थी और सरकार को सपोर्ट करके मुलायम सिंह की सरकार बनवाती है। उसके बाद से कांग्रेस का पतन आज तक जारी है। फिर 93 में सपा ने बसपा को मजबूत किया, वो बसपा बहुमत में सपा से पहले आ गई 2007 में, और सपा को बहुमत में आने में 5 साल और इंतजार करना पड़ा। और कांग्रेस ने 93 में बसपा के साथ समझौता किया और कांग्रेस और कमजोर हो गई। उस साल तो उनको सीटें मिल गई, लेकिन उसके बाद ये बहुत ज्यादा कमजोर होते हुए चले गए और बहुत खराब स्थिति में आ गए। तो अगर आप भविष्य की राजनीति को नहीं देख रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं उसको आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये गलती जनता की थोड़ी है। जनता तो जो अच्छा लगेगा जनता उसके साथ जाएगी। आप जो बात मनोज जी कह रहे हैं कि 19 में कुछ गड़बड़ियां हुई, तो विपक्ष में जब आप तालमेल करेंगे गड़बड़ियां होंगी। जहां सपा का प्रत्याशी नहीं होगा वहां सपा का वोटर किसको वोट करेगा? क्या वो कांग्रेस को वोट करेगा? कांग्रेस को वोट करना चाहता तो 2017 में 47 सीट और 7 सीटों का कॉम्बिनेशन ना बनता, फिर तो ज्यादा सीटें आनी चाहिए थी। मैं खुद पर्सनली ये मानता था कि 17 में अखिलेश जी ने बहुत ही जबरदस्त दांव चला है और कांग्रेस सपा के इस अलायंस से उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार की वापसी हो सकती है, लेकिन रिजल्ट उल्टा आ गया, हमारा अंदाजा बिल्कुल फेल हो गया। तो ये जो चीजें हैं कि जो वोटर आप 5 साल सिखाते हैं कि हमारी पार्टी ठीक है, हमारी नीतियां ठीक है, हमारा नेता ठीक है, चुनाव के समय आप कहते हैं कि मैं ही नहीं ठीक हूं, ये लोग भी ठीक हैं, तो फिर आपका जो आधार है खिसक जाता है, फिर आपका सिंबल एक लिमिटेड एरिया तक सिमट जाता है। तो मैं इसीलिए गठबंधन की राजनीति का मैं पैरोकार नहीं हूं। और अगर गठबंधन के सहारे 2 पार्टी सिस्टम लाना चाहते हैं कुछ लोग इस देश में कि 2 ही गठबंधन काम करेंगे, एक यूपीए एक एनडीए अमेरिकन प्रणाली लाएंगे, तो मुझे लगता है तो उससे बीजेपी को फायदा होने वाला है, उससे विपक्ष को फायदा नहीं होगा। 2 पार्टी सिस्टम से या 2 अलायंस से, वो दोनों एक ही बात है। 2 पार्टी सिस्टम कहिए 2 अलायंस, और 2 अलायंस तो टूटने के लिए कभी भी उत्सुक और तैयार रहता है। जिस कांग्रेस ने 2004 में सपा और बसपा को अपने डिनर में नहीं बुलाया और उनसे गठबंधन नहीं किया सरकार चलाने के लिए, क्योंकि उनके पास बहुमत हो गया था अलायंस के जरिए, वही कांग्रेस आज कह रही है कि हमें सबके साथ तालमेल करना चाहिए। तो सपा उस समय तो दरवाजा तोड़ के हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ मुलायम सिंह और अमर सिंह चले गए थे 10 जनपद में दावत खाने, कितनी किरकिरी हुई थी। उसके बाद राष्ट्रपति को जाके लोगों ने चिट्ठी भी लिख के दे दी। तो ये जो जनता के बीच ये सारी चीजें, पहले तो सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों के बीच पुरानी बातें नहीं आती थी, आज तो पुरानी बातें आती हैं कि भाई इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। और जब आप एक लंबा स्पेक्ट्रम नहीं लेते हैं, 10 साल का होराइजन नहीं लेते हैं राजनीति करने के लिए, तो मैं नहीं समझता कि आप राजनीति कर पाएंगे। इस नए दौर की 21वीं सदी की राजनीति, और कांग्रेस को तो सिर्फ राजीव गांधी से सीखना चाहिए। अगर जितने दिन वो राजीव गांधी भूले रहेंगे उतने दिन वो कुछ कामयाब नहीं हो सकते, मेरा मानना है। जिस दिन वो राजीव गांधी को याद करके उनकी नीतियों पर अमल करना शुरू कर देंगे कांग्रेस और सच्चाई से, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को फायदा होगा। आज कांग्रेस का पता नहीं वामपंथी कांग्रेस है कि मध्यम मार्गी कांग्रेस है, समझ में नहीं आता। राहुल जी बहुत मेहनत करते हैं, पानी क्यों फिर जाता है? पानी इसलिए फिर जाता है कि विचारधारा ही साफ नहीं है। आप वामपंथी हैं कि मध्यम मार्गी हैं, आपका एजेंडा क्या है? तो ये जो चीजें हैं ये लोगों को समझ में जब तक नहीं आएंगी तब तक बीजेपी मजबूत रहेगी। इस अलायंस के सहारे कोशिश ये हो रही है कि वॉकओवर की स्थिति ना हो, नरेंद्र मोदी के सामने अवरोध खड़े किए जाएं, और वो अवरोध खड़े करने की कोशिश शुरू हुई है। अभी आगे क्या चलेगी, क्या परवान चढ़ेगा, किस तरह से आगे बात बढ़ेगी, बिहार में तो ठीक है, बिहार के बाहर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में सपा मजबूत है, उड़ीसा में बीजेडी मजबूत है, तेलंगाना में बीआरएस मजबूत है, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में मजबूत है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी मजबूत है। तो वहां तो एक ही कैंडिडेट दे दीजिए ना, बाकी लोग अपने कैंडिडेट हटा लें। उत्तर प्रदेश में सपा को सपोर्ट कर दें, कहते हैं भैया 80 सीट आप लड़ो, 2 सीटें 3 सीटें कांग्रेस लड़ सकती है, 2-3 सीटें वो ले लें। बसपा को जो सीटें चाहिए 10 सीटें उनके पास हैं, 10 उनको दे दें, तब तो शायद कोई बात बनती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 80 सीटों में बंटवारा होगा, पहले तय ही नहीं होगा कि कौन प्रत्याशी कहां से लड़ेगा, फिर होगा प्रत्याशी उधार दे दीजिए, सिंबल हमारा ले लीजिए, इससे काम नहीं चलेगा। साफ राजनीति जो करेगा
वही कामयाब होगा। बीजेपी साफ राजनीति कर रही है, बहुसंख्यक को लेकर राजनीति कर रही है। वो भले धर्म की राजनीति का आरोप लगे, मैं मानता हूं कि उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है। वो जो कर रहे हैं डंके की चोट पे कर रहे हैं, और जनता को पसंद आएगा तो वोट करेगी, नहीं पसंद आएगा तो नहीं वोट करेगी। जी बिल्कुल। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए। अंशु जी, सीधा सवाल आपसे ही है क्योंकि समय बहुत कम है, डिबेट को भी वाइंड अप करना है। अंशु अवस्थी जी, आपसे सवाल ये है कि संपूर्ण विपक्ष आपको ही जिम्मेदार मानता है कि आपने ही कभी नहीं गठबंधन को मजबूत होने दिया, आपने ही विपक्ष को कभी मजबूत नहीं होने दिया, क्योंकि आप ये चाहते थे कि इस देश में आप ही राज करें और बाकी लोग आपके पीछे पीछे चले। आपने कभी सेक्रीफाइस करने के बारे में सोचा नहीं। अंशु अवस्थी जी, कौशल जी आपसे सवाल लेते हैं। अंशु जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। कौशल जी, मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या आपके गठबंधन का उत्तर प्रदेश में कोई विस्तार होने जा रहा है? ओम प्रकाश राजभर आपके साथ आने जा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? और अगर आ रहे हैं तो संजय निषाद को किस तरीके की तकलीफ हो सकती है, क्योंकि गठबंधन को आपको भी अपना आकार बड़ा करना है। मानस जी, आपने मेरे पहले स्पेल की शायद आखिरी लाइन सुना। हम तो सबके लिए बैठे हुए हैं, कोई भी आए स्वागत है, बस विचारधारा फॉलो करनी चाहिए। तो कोई भी आ जाए जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता है और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोग्राम है उसके लिए रेडी है, तो उस सभी का स्वागत है। तो दरबारे डेमोक्रेसी में सभी के लिए खुले होने चाहिए। अब बात आती है, मेरे मित्र बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि परिवार के ऊपर इन्होंने वकालत करने की कोशिश की, तो इनके जवाब से ही प्रदेश की जनता और देश की जनता डिसीजन लेती है कि अगर वो परिवारवाद को डिफेंड कर रहे हैं, वैसे तो वसुधैव कुटुंबकम वाला देश है हमारा, पूरे विश्व को एक परिवार मानता है, पर क्या वो पूरा विश्व, पूरे राष्ट्र, पूरे ग्लोब पे सत्ता चलाता? नहीं। जो परिवार सत्ता चलाते हैं, पावर कंट्रोल करते हैं, उस परिवार की बात आती है। दूसरी, उन्होंने हमारे मित्र ने ये कहा था कि हमारा तो विपक्ष का तो एक ही काम है, सत्ता पे काबिज होना, चाहे जो रास्ता मिले। मेरे दोस्त नहीं बोला था, मैं उन्हीं की लाइनें डुप्लीकेट कर रहा हूं, डिवाइस कर रहा हूं। तो अगर इनकी विचारधारा ये है कि हमें सिर्फ सत्ता पे आना, रास्ता कोई भी हो, तो देश की जनता और प्रदेश की जनता ये भी देख रही है। और तीसरी चीज मेरे मित्र ने कही थी कि भ्रष्टाचारियों पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा। मानस जी, आप देखिए 2014 के पहले कितने राजनेता थे जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई या वो जेल की सलाखों या उसके दरवाजे तक पहुंचे? नहीं पहुंचे ना। 2014 के पहले सारे नेता और सारे बड़े लोग जेल की सलाखों के नजदीक खड़े हैं, उसमें बैठे हुए हैं, और उस पे ये आरोप लगाने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी जो है बदले की राजनीति कर रही है। अरे बदले की नहीं, भ्रष्टाचार विरोध की राजनीति कर रही है। मेरा हो या तुम्हारा हो, भ्रष्टाचारी कोई भी होगा वो जेल की सलाखों के पीछे होगा, दम से कहते हैं। और हमारे ऊपर कुछ भी एलिगेशन लगे, हमारे ऊपर हमेशा से, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से आरोप लगते रहे हैं मुस्लिम विरोध के। पर आपने देखा, जब से 2014 से लेकर अभी तक जो भी योजनाएं आई हैं, सभी के लाभार्थियों के परसेंट में करीब 34 से 35% तक केवल मुस्लिम आबादी है। तो हम काम कर रहे हैं। और मेरे मित्र ने यह कहा था कि पिछड़ों का प्रधानमंत्री देश का होता है, और देश सबका होता है, अगड़ों का होता है, पिछड़ों का होता है, दलितों का होता है, वंचितों का होता है, शोषितों का होता है, सबका होता है। वो एक आदमी जिसको लोकतंत्र चुनता है वो किसी एक वर्ग का हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री तो पूरे देश का ही होता है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने, वो पूरे देश के लिए है और पूरे देश के हर आदमी की नस को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश हमेशा जारी रहेगी। इसीलिए सबका साथ सबका विकास करके लाभार्थियों की योजना चल रही, जिसमें जाति और धर्म नहीं है। तीसरी चीज मेरे मित्र ने कही थी, और ये थी कि उत्तर प्रदेश में अगर बाकी सब मिल जाएंगे, तो आपने देखा होगा अभी कुछ सबसे बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश का जो माना गया था, जब बुआ और बबुआ मिले थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में तो अब भारतीय जनता पार्टी खत्म ही हो जाएगी। उसके पहले भी गठबंधन हुए हैं, जब हवा में उड़ गए थे जय श्री राम। तो जय श्री राम को हवा में उड़ाने वाले, जनता ऑनेस्टी देखती है, ईमानदारी देखती है कि देश के लिए कौन काम कर रहा है, किससे देश का भला है, किससे लोगों का भला है। गठबंधन की राजनीति में चलते हुए 80 के बाद से शुरू हुई है, 2014 तक हम फ्रेजाइल 5 में आ गए थे। विश्व की सबसे फ्रेजाइल इकोनॉमी माना जाता था, तो भारत उसमें से एक आता था। तो देश ने देखा है उस समय कि जब घर टूटने वाला था इकोनॉमी के चक्कर में, क्यों टूटा था? क्योंकि
परिवार क्यों? क्योंकि गठबंधन की राजनीति उसमें गठबंधन की मजबूरी है कि भाई मेरे परिवार के लिए भी करोगे, उसके परिवार के लिए भी करोगे, पहले अपना परिवार भरा जाएगा, फिर दूसरे जो साथ में आपके गठबंधन में उसका परिवार भरा जाएगा। तो देश की जनता और प्रदेश की जनता बहुत ईमानदारी से वोट करती है। हम ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि देश के सभी नागरिकों के लिए काम करें और देश को आगे बढ़ाएं विश्व पटल पे, जिसका एग्जाम्पल हमने अब देखा है। आज विदेश जाने के बाद जिस तरीके से भारतीयों के बस मालूम हो गया सर, ऑस्ट्रेलिया में गए थे ना प्रधानमंत्री जी, नहीं ऑस्ट्रेलिया गए थे ना प्रधानमंत्री जी, ऑस्ट्रेलिया गए थे ना। अरे रुको, सुन लो के जी सुन, नहीं बोला था ना। नहीं आप तो ऐसा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया। अपने देश का प्रवक्ता हूँ। हाँ तो प्रवक्ता हो तो कम से कम झूठ तो ना बोलो, आपको अपनी बात खत्म करो। मैं बोलूं आपको मैं अभी हकीकत बोलूंगा, ये आप हकीकत बोलूंगा, ये माने मैं मिर्च। अरे बोलो अपनी बात बोलो, ये गुंडागर्दी की सरकार खत्म हो गई है कि चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी, हाथी पर वाला नारा खत्म हो चुका है सर। अब आजकल भ्रष्टाचारी जेल में है, गुंडे उत्तर प्रदेश में ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। अपनी बात पूरी करो तो मैं बोलूं। वही कर रहा हूं सर। जब माना रुक जाऊंगा। और कन्विक्शन रेट में आज उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पे है कि जितने भ्रष्टाचारी थे सिर्फ गिरफ्तार नहीं हुए, कन्विक्ट करके जेल की सलाखों के पीछे डाले गए हैं। और ये रिकॉर्ड एनसीआरबी का है, आज का नहीं है, पूरे 1 साल का है कि सारे भ्रष्टाचारी सबसे ज्यादा कहीं एक्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और जिन भ्रष्टाचारियों को मिर्च लग रही है, दिक्कत हो रही है, वो जाए परिवारवाद की सेवा करे। हम राष्ट्रवाद और देश की सेवा करने के लिए बैठे हैं और जब तक जनता आदेशित करेगी हम इसी तरह से देश की सेवा करते रहेंगे। कुछ भी आरोप लगा दो, हमारे लिए कहा जाता था ना, मंदिर नहीं बना वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, बन गया। धारा 370 खत्म हो गई, यूसीसी पे सब अपोज करें ना, यूसीसी भी आएगा। क्यों? क्योंकि हम अकेले पार्टी हैं जिन्होंने कभी अपना वक्तव्य बदला नहीं है कि चुनाव जीतना है तो हम बदल जाएं। हम जो हैं वो हैं और ऐसे ही रहेंगे और देश का विकास करते रहेंगे। बस बोलिए मनोज जी, मुझे अपनी मानस जी मानस जी बिल्कुल। मैं जवाब देने को मैं हर पॉइंट पे जवाब दे सकता हूँ, लेकिन समय कम है तो मैं बहुत जल्दी से अपनी बात रख देता हूँ। अभी मोदी जी विदेश ऑस्ट्रेलिया का दौरा करके आए तो मोदी जी को एक शब्द दिया गया, बॉस है। मोदी इज अ बॉस। आपको पता है जैसे ही जहाज लैंड होता है भारत में, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक फरमान जारी होता है कि भारत के 6 राज्यों के बच्चे ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। पाबंदी लगा दी गई, जिसमें 5 बीजेपी शासित हैं और 1 पंजाब है। अब भैया ये बॉस का कैसा स्वागत था, आप हम कैसे इसको परिभाषित करें, ये हमें ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन आप जरूर अपने क्लोजिंग कमेंट में इस बात को रखिएगा कि ये कौन सा विश्व गुरुवायुत्व है भाई कि हमारे देश के छात्रों को कोई विदेश की धरती पे पढ़ने से रोका जाए, बैन किया जाए। यानी कि हमारे देश के नौजवानों को गलत समझा जा रहा है, गलत बताया जा रहा है। उनको एक आम नागरिक विश्व में जैसे रिएक्ट होता है उस तरह नहीं किया जाता। प्रतिबंधित तो उन देशों में होते हैं जो आतंकवादी देश होते हैं, जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। लेकिन बीजेपी की कहते हैं बेशर्मी है। कौन सी चाशनी चाट के राजनीति करते हैं कि बेशर्मी की बातें करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। दूसरा, मोदी जी अभी गए थे अमेरिका में मोदी जी से किस तरह मोदी जी का विरोध हुआ, कैसे मोदी जी के सवाल जवाब हुए, वो बात भी नहीं है। चलो ये मुद्दा छोड़ देते हैं, हम आते हैं परिवारवाद पे, क्योंकि परिवारवाद बीजेपी को बड़ा चीजता है। तो मैं पुनः ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं हाथ जोड़ के, जिसको परिवार से दिक्कत है ईश्वर उसको परिवार से मुक्त कर दे। अब वो तरीका कौन सा होगा ये ईश्वर वो व्यक्ति जाने। एक दूसरी बात, अब मैं महत्वपूर्ण बात पे आता हूं। बीजेपी के लोग ये सवाल पूछना बंद कर दे, अन्यथा अकेले लड़ो, उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ो ना। मोदी जैसा, योगी जैसा चेहरा ना, क्यों निषाद की जरूरत भाई, जो भगवान राम को गाली देता है उसकी क्या हो सकता है जो उसको कैबिनेट मिनिस्टर आप बना के रखे हो। अनुप्रिया पटेल की क्या जरूरत है, आए दिन वो तो आपको कहानी सुनाया करती है, पढ़ के पत्र लिखा करती है। अगर आप में दम है रियल में और नरेंद्र मोदी को आप नेता मानते हैं, अरे चुप रहो भाई, जो सवाल दे रहे हैं वो जो सुन लो, जो सवाल दे रहे हैं उसका जवाब दो। आज ऐलान कर दो, कब छप रही है मौर्य जी के बारे में बात कर लेंगे। आज आपकी बात हो जाए, क्यों मैं तगड़ा सवाल पूछने जा रहे हैं इसलिए।
अरे कब ऐलान करोगे कि आप बीजेपी बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेगी? कराते हो, मुझे पता चला है चंद्रबाबू नायडू के हाथ जोड़ना शुरू कर दिया मोदी जी ने। चंद्रबाबू नायडू जी प्लीज आ जाइए मेरे पास, मेरी तो दगने वाली है, अब मेरी नहीं बचने वाली है। सभ्यता बोलते हैं, सभ्यता नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं इस। अरे भैया गठबंधन, तो फिर गठबंधन पे क्यों टिप्पणी करते हो? वर्ष में बुजुर्गों का फिर गठबंधन पे टिप्पणी क्यों करते हो दिन रात? क्यों टिप्पणी करते हो? और सुनो, दलितों का साथ मांगेंगे और दलित लीडर को घुस के मारेंगे। आपका कुछ रह गया था क्या? साथ मांगेंगे और दलित लीडर को घुस के मारेंगे। नहीं रह गया था क्या? मध्य प्रदेश में दलितों को हम ही मार रहे थे क्या? जब मोदी जी ने कहा था मेरे सीने में गोली मार दो, मेरे दलितों को मत मारो। हाँ, अरे सुनो सुनो सुनो, इसको कहते हैं थिताई। थिताई वाली डिबेट नहीं करना मैं पसंद करता हूँ, तथ्यात्मक बात रखता हूँ। मैं कह रहा हूँ कहो ना कि गठबंधन नहीं करेंगे हम। अगर मोदी को चेहरा मानते हो कि मोदी बहुत बड़ा चेहरा है, अरे गजब, तो आप मायावती जी को ले लो, आप ले लो मायावती जी को। मायावती जी ने क्या कहा? आप ये अरे आप छोड़ो गठबंधन की बातें, आप हर सत्ता के लिए करते आ गए ना। इसको कहते हैं नीचता की राजनीति करना। जब मैं आपके बीच में बोला तो बड़ा ज्ञान दिया, और जैसे मैंने तीखे सवाल पूछे वैसे आपको दिक्कत हो गई। कम से कम रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जानते हो क्यों? मेरे भारी सवाल थे, मोदी भी जवाब नहीं दे पाएंगे मेरे सवालों का, इसलिए आप मुझे डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार मोदी को नीच बोला गया था, भारत ने रिजल्ट दिखाया। हाँ, अरे वो डबल स्क्वायर है, नीचता का स्क्वायर है, नीचता का क्यूब है। वही तो देश का मान मंडन करके बेइज्जती कराने वाले हैं। वहां गलत अंग्रेजी पढ़ के, अमेरिका में गलत अंग्रेजी पढ़ के बेइज्जती कराते हैं, गलत अंग्रेजी पढ़ के। जब टीवी कंप्यूटर पर देख के नहीं पढ़ सकते हो तो क्या बताओगे? आप ऐसे ही बोलते रहो, देश की जनता ऐसे जिता देगी। समय का बहुत अभाव, हमको इस बहस को ही खत्म करना पड़ेगा। अब दोबारा फिर हम लोग किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जरूर आप लोगों को फिर से आमंत्रित करेंगे, जरूर आइएगा इस बहस में। फिलहाल इस बहस को हम समाप्त करते हैं। 2024 का अखाड़ा कौन किसके साथ पड़ेगा पहाड़ा, ये भविष्य के गर्भ में। कल किसी और विषय पर आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।